हेलो एंड वेलकम टू लर्न टू इस वीडियो में हम बात करेंगे एमपीएसआई के डे वन की सेकेंड शिफ्ट के बारे में, क्योंकि मैंने ये एग्जाम दिया था। इस वीडियो को आपको शुरू से आखिरी तक देखना होगा यदि आप सीरियस एसआई एस्पिरेंट हैं, क्योंकि मैं कुछ ऐसी चीजें आपको बताने जा रहा हूं जो आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगी। यदि आपका टारगेट 60 से 65 वाला है तो आप जो कर रहे हो आप करते रहिए। लेकिन यदि आपका टारगेट 75 या उससे ऊपर लाना है तो आपको हर वो सच्चाई जाननी जरूरी है जो एक ऐसा स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वो अच्छे हायर मार्क्स स्कोर कर सके। बहुत सारी भ्रांतियां मार्केट में फैली हुई हैं, बहुत सारे कोर्सेज बेचे जा रहे हैं अलग अलग चीजों के नाम पे। परंतु सवाल कहाँ से आ रहे हैं ये आपको समझना होगा और उन्हीं कोर एरियाज को आपको रिवाइज करना होगा। फिर हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं। जो जो मुझे याद आ रहे हैं मैंने वो क्वेश्चन यहाँ पे डाले हैं, आप उसको देख सकते हैं, आपको एक आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर मैं आपको बताऊं कि उनका डिफिकल्टी लेवल क्या था, ऑप्शंस को कैसे फ्रेम किए गए थे। बहुत ही डिटेल में हम ये चीजें जानेंगे ताकि आपके लिए बहुत मददगार हो सके। फिर हम जानेंगे कि इससे हमें सीख क्या मिलती है, हमें किन चीजों को रिवाइज करना है और क्या चीजें अवॉइड करनी है। और आखिरी में मैं अपना एग्जाम स्कोर भी शेयर करूंगा आपके साथ और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा कि वहां पे चीजें कैसी होती हैं, कैसा स्ट्रेस रहता है, क्या प्रॉब्लमें आती हैं। तो आपको मैं सब कुछ बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए। सबसे पहले बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में ना क्वेश्चन सबसे बहुत डिफिकल्ट था। साइंस, तीन टॉपिक सबसे ज्यादा डिफिकल्ट थे, साइंस, कंप्यूटर और इंग्लिश। ठीक है, मेरा इन तीनों में ही बैकग्राउंड है तो मुझे रिलेटिवली मॉडरेट लगा। बट आम जनता के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये टफ था। जैसे पहला क्वेश्चन था कि लंग वेंटिलेशन से रिलेटेड था, तो उसमें बोला था कि अगर यदि हम उस प्रोसेस का नाम क्या है जिसमें हम एयर को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड विद एल्व्यूलार एयर हम बाहर छोड़ते हैं, तो वो लंग वेंटिलेशन है। अब मैंने ये क्यों डाला है, क्योंकि ऑप्शन ऐसे फ्रेम किए गए थे ना वो बहुत टफ थे। उसमें सेलुलर रेस्पिरेशन और दो टर्म और थी जो बहुत क्लोज थी। तो ऐसे में आपको करना क्या है, आपको बहुत सावधानी से क्वेश्चन को पढ़ना है और चीजों को डिकोड करना है। जल्दी नहीं मचानी, नहीं तो ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। दूसरा सवाल था एस्पिरिन और सैलिसिलिक एसिड। तो उसमें बोला था कि एस्पिरिन सैलिसिलिक एसिड से ज्यादा इस्तेमाल क्यों होती है, ज्यादा यूजफुल क्यों होती है एनाल्जेसिक के रूप में। तीसरा सवाल था फिजिक्स से फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इसमें पूछा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बी, वो कौन सी फिंगर पॉइंट करती है, मिडिल फिंगर या फिर रिंग फिंगर, थंब या स्मॉल फिंगर, इस टाइप से था। और एक न्यूमेरिकल दिया हुआ था, तो उसमें वो करंट दिया हुआ था, कंडक्टर की लेंथ दी हुई थी और मैग्नेटिक फील्ड दी हुई थी, तो फोर्स निकालना था। तो लॉरेंस इक्वेशन से वो आ जाएगा। और फिर हमें उस फोर्स की और हमें कंडक्टर की डायरेक्शन बतानी थी कि किस डायरेक्शन में कंडक्टर को रखें ताकि मैक्सिमम फोर्स लगे। तो ये मतलब थोड़ा सा इसमें आपको नॉलेज होना पड़ेगा, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन टफ था। फिर अगला सवाल था वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होता है उसके अंदर एरिया क्या होता है। तो हमें पता है एरिया हो जाएगा इंटीग्रल वीडीटी, यानी कि ये डिस्प्लेसमेंट बताएगा। ठीक है। और फिर एक सवाल था कि स्टार्च को हम प्लास्टिक बनाने के लिए क्यों यूज नहीं करते। तो ऑप्शंस बहुत अलग 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 थे, लेकिन एक ऑप्शन था कि उसमें मॉइस्चर वगैरह एब्जॉर्ब हो जाता है। तो मैं वही लगा के आया और वो वैसे ही आंसर है उसका। तो आप देखो ओवरऑल साइंस बहुत जनरल टाइप का नहीं आ रहा है। साइंस से सवाल कितने आए हैं, तो साइंस से सवाल ठीक ठाक आए थे, 10 से 12 सवाल आए थे और 7 से 8 सवाल ऐसे ही थे। आसान सवाल भी थे, लेकिन वो 3 4 ही थे वन लाइनर्स। ज्यादातर क्वेश्चन आपको सोचने वाले थे। कंप्यूटर भी एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत टफ आया था, इसमें बहुत थोड़ा सा डीप नॉलेज की जरूरत थी। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वो प्रोटोकॉल कौन सा होता है जो सर्वर से मेल को डाउनलोड कर लेता है और फिर खुद ही डिलीट कर देता है। तो इसमें SMTP, POP3, IMAP, इस टाइप के हमको प्रोटोकॉल ऑप्शन में दिए थे। फिर पूछा कि गूगल कौन सी एल्गोरिथम यूज करता है सर्च करने के लिए। तो इसमें 3 4 एल्गोरिथम जैसे पेज रैंक। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन डीप पूछ रहे हैं। फिर डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं, और वो स्टेप्स भी लिखे हुए थे, तो आपको बताना था कौन सा ऑप्शन सही है। फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है उसकी स्पीड कैसे डिक्रीज हो जाती है जब उसके ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, ओवरलोड बढ़ जाता है। तो ऐसे ऑप्शंस दिए थे आपको। फिर वेब ब्राउजर जो होते हैं वो बिना ऐप को डाउनलोड करे कैसे ऐप्स को इस्तेमाल कर लेते हैं, कौन सा वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। फिर DNS, डोमेन नेम सर्वर जो होता है, डोमेन नेम सिस्टम जो होता है, वो कितने सर्वर ग्लोबली यूज करता है। एक ऑप्शन अनलिमिटेड भी था। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे डीप लेवल में पूछे गए हैं, कोई फुल फॉर्म नहीं आ रहे हैं। ठीक है, कोई रैम रोम वाले सवाल नहीं आ रहे हैं और कोई ये एक्सेल और वर्ड वाले शॉर्टकट वगैरह नहीं आ रहे हैं। मेरे एटलीस्ट मेरी पाली में बहुत टफ था ये, मैं कर पाया इसको, थोड़ा बहुत मेरे को नॉलेज थी चीजें की। बट मैं यही बोलूंगा, देखो कंप्यूटर को हम कंप्लीटली तैयार कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए आपने जो भी पढ़ रखा है ना बस उसको रिवाइज कीजिए और कुछ मत सोचिए यहाँ वहाँ मैराथन, ये सब कोई मतलब नहीं आने वाला है।
आपको बस जो आपने पढ़ा है उससे आपको लगाना है, और वहां पे बैठ के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो मैं आखिरी में बताऊंगा। इसलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगाते हैं, कैसे लॉजिकल गैसिंग करते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इंग्लिश में आप देखोगे तो आपको होमोनिम्स पे 3 सवाल थे, ठीक है, सेम लेट एक सेंटेंस बना दिया होमोनिम्स में, एक डिफरेंस पूछ दिया, एक जम्बल्ड कर दिया, तो इस टाइप से होमोनिम्स पे सवाल थे। मोडाल्स पे सवाल थे, एक सवाल इडियम्स फ्रेजेस में था, सिनोनिम पूछा हुआ था, पंक्चुएशन मार्क्स थे, एक सवाल शायद टेंसेस पे भी था। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा डिफिकल्ट था एक्चुअली, उसको पढ़ पाना वहां पे ना, कॉम्प्रिहेंड कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि सेंटेंसेस बहुत लंबे लंबे थे। तो आपको यही करना है। इंग्लिश, कंप्यूटर और साइंस, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनके क्वेश्चन में आपको हड़बड़ी नहीं मचानी है। बहुत ही सावधानी से ध्यान पूर्वक आपको सवाल करने हैं, क्योंकि पेपर 2 घंटे का होता है। आपके पास इनफ टाइम होता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो जो आप टाइम जल्दी जल्दी सॉल्व करके दूसरे क्वेश्चन से बचाएंगे, वो आपको टाइम इस टॉपिक में इस्तेमाल करना है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में किसी प्रकार के अलंकार, संधि, ये सब कुछ नहीं पूछा गया है। थ्योरी पे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं, जैसे कि एक पूछा था कि भाषा, बोली और मानक भाषा का डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसकी क्रोनोलॉजी बताओ। हिंदी का मानकीकरण कौन से काल से शुरू हुआ। मालवी भाषा राजस्थान के किस हिस्से में बोली जाती है, तो ऑप्शन थे दक्षिण, पश्चिम, पूर्व, नॉर्थ, तो ऑफकोर्स दक्षिण होगा उसका आंसर। फिर वर्णों के प्रकार, फिर लेखन के तौर पर वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में। तो आप देख सकते हैं इस टाइप से सवाल पूछे जा रहे हैं। तो जो हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं, आपने जो पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा आप थ्योरी, हिंदी, हिंदी है ना, हिंदी के आर्टिकल्स भी देख लीजिए, पॉलिटी में वो पूछे जा रहे हैं। हिंदी भाषा, बोली और जो मानक भाषा होती है, तो इसमें क्या अंतर होता है, कहाँ से डेवलपमेंट शुरू हुआ, तो इस पे भी थोड़ा फोकस कर लीजिए। बात करते हैं नागरिक शास्त्र की, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो सबने इतना होएक्स बना रखा था कि भाई ये आएगा वो आएगा, ये स्कॉलर पढ़ लो वो स्कॉलर पढ़ लो। कुछ नहीं आ रहा है, सिंपल पॉलिटी आ रहा है। आपको किन्हीं कोई भी प्रकार की भ्रांतियों में नहीं आना है। सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल्स रिवाइज कीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट शेड्यूल्स रिवाइज कीजिए, और आपको जो पॉलिटी का ज्ञान है वही ही काम आएगा। और बहुत आसान आ रहा है, सबसे आसान नागरिक शास्त्र ही था, और अच्छे खासे क्वेश्चन थे, 10 से 12। तो मैं बता देता हूँ सवाल कैसे थे। जैसे मेरे में तो आर्टिकल से हैवी थे। माइनॉरिटी प्रोटेक्शन से रिलेटेड आर्टिकल पूछा तो 29-30 आंसर होगा। प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के तहत माफी दे देता है लोगों को, तो आर्टिकल 72 हो जाएगा। कमांडर इन चीफ किसे कहते हैं, प्रेसिडेंट को कहते हैं। हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन से आर्टिकल को कहते हैं, तो 32 को कहते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, तो बाबा साहेब अम्बेडकर थे। कंस्टिट्यूएंट असेंबली का इलेक्शन कौन से ईयर था, 46, 47, 48, 49 ऐसे ऑप्शन थे, तो 46 में हुआ था। पंछी कमीशन जो 2007-8 में बनी थी, वो किस लिए बनी थी, तो ऑप्शन बहुत सारे थे, एक था सेंटर स्टेट रिलेशन, हमें पता है वही है। तो आप देख रहे हो कितने आसान सवाल पूछे गए हैं। तो प्लीज भ्रांतियों में मत आइए, और बेसिक्स टॉपिक्स को रिवाइज किए। हिस्ट्री में देंगे तो हिस्ट्री में असर्शन रीजन पे एक क्वेश्चन आया था, और ये थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस था और डिटेल में दिया था। तो असर्शन ये था कि गांधी जी के रामराज के कंसेप्ट को उन्होंने एक्सप्लेन किया था, और बताया था रीजन में कि ये हिंद स्वराज किताब में लिखा गया था उनके द्वारा, और एक्सप्लेन किया गया था। और दोनों ही एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे। तो इजी था, लेकिन अगर किसी को थोड़ा रामराज कॉन्सेप्ट और ये हिंद स्वराज बुक के बारे में पता हो, तो वो आराम से कर सकता है। दूसरा सवाल था महायान बुद्धिज्म का फाउंडर कौन था। अब ये सवाल रिलेटिवली टफ लगा मुझे, क्योंकि जो 4 नाम इन्होंने दिए थे ना, वो बहुत ही सारे के सारे महायान बुद्धिज्म से जुड़े हुए थे। तो वो पता कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। और फिर गदर मूवमेंट के बारे में पूछा कि ये कहाँ पे बना था, तो उसमें पूरा, इसमें से कौन सा गलत है, 4 स्टेटमेंट दिए थे, पूछा कौन सा गलत है। तो ये भी आपको ध्यान देना है, सही बस नहीं पूछ रहा है, कौन सा गलत है ये भी पूछ रहा है। और 4 बड़े बड़े स्टेटमेंट दिए थे, तो आपको शांति से पढ़ना है। मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन आए थे, 2-3 तो थे। एक तो 1857 की क्रांति के बारे में लिखा हुआ था, और अलग अलग लीडर्स, अलग अलग रीजन पे कौन कौन ने उसको लीड किया और कारण क्या था। फिर काकोरी और भी ऐसे बहुत सारे रेबिलियंस हैं, और उनसे रिलेटेड लोग थे, उनके स्लोगन्स क्या थे, इनकलाब जिंदाबाद हो गया। तो इस टाइप के और भी स्लोगन्स थे, और वो दिए थे, हमें मैच करना था बस। फिर लॉन्ग स्टेटमेंट बेस्ड कोई ऑप्शंस भी थे, जैसे तोरण के बारे में पूछा गया था, तो बहुत डिटेल में आप देखो ना, 3-3, 4-4 लाइन के तो ऑप्शन बने हुए थे। और लिटन की फॉरवर्ड पॉलिसी पूछी हुई थी, उसने क्यों फॉरवर्ड पॉलिसी अपनाई है जो आगे चल के फिर अफगान वॉर को जन्म देती है। तो इन चीजों के कारण पूछे हुए थे। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे हो ये रहा है कि आपको ना बहुत शांति से क्वेश्चन को पढ़ना होगा और ऑप्शन को पढ़ना होगा, क्योंकि ऑप्शन इतने क्लोज बना रहे हैं ना वो। आपको लगेगा यार ये भी सही है ये भी सही है। जब आपको ऐसा लगे ना कि सारे ही सही लग रहे हैं, तो बहुत बारीकी से ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अलग ही समझ में जाएगा। उसमें कुछ कुछ एक्सट्रीम वर्ड होंगे कि एक्सक्लूसिवली बुद्धिज्म के टाइम पे तोरण का स्टार्ट हुआ है,
या एक ऑप्शन बोलेगा कि तोरण बहुत पहले से चले आ रहे थे और वो धीरे धीरे इवॉल्व हुए। तो इस टाइप के ही आंसर सही होंगे ना, जो इवॉल्व होते हुआ आए हैं, एकदम से तो नहीं बने होंगे कि आज मन किया नहीं तोरण बन जाता है, ऐसे नहीं होता है। और फिर एक पूछा था कि सूफिज्म टर्म कब आया, कि 17 18 19 20 सेंचुरी, तो बहुत इजी है ये। लेकिन आपको ओवरऑल हिस्ट्री में बताऊं तो आपको ना शांति रखनी है, आपको धैर्य रखते हुए क्वेश्चंस को पढ़ना है, आंसर आपको वहीं पे मिल जाएगा। ओवरऑल टॉपिक्स बहुत आसान पूछे जा रहे हैं, बट आपको बस थोड़ा सा धैर्य बना के वहां पे रीड करना होगा, ठीक है। ज्योग्राफी में बात करें तो बहुत इजी पूछा जा रहा है ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम पे जो लोग स्टेट और ये सब पढ़ रहे हैं, अगर आपने पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, आपको हेल्प करेगा। बट उतना ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बहुत जनरल चीजें ही पूछी जा रही हैं। जैसे मैं बता देता हूँ, पूछा है कि ऑस्ट्रेलिया के जो वेस्टर्न कोस्ट पे ट्रॉपिकल साइक्लोन बनते हैं उनका नाम क्या होता है, तो हमें पता है ये विली विली कहते हैं, ठीक है। फिर ट्रोपोस्फियर स्ट्रेटोस्फियर के बीच की लेयर को क्या बोलते हैं, तो ट्रोपोपॉज स्ट्रेटोपॉज ऐसे ऑप्शन थे। फिर बोला है कि जो ठंड के टाइम पे बारिश होती है नॉर्दर्न रीजन्स पे और हिमालयाज वाले रीजन में स्नो गिरती है, वो क्यों होती है, वो कहाँ से उसका जन्म होता है, तो वो मेडिटेरेनियन रीजन लगाना था। फिर इंडिया में वाटरवे की नेविगेबल लेंथ क्या है, ये मेरे पेपर का पहले क्वेश्चन था, तो लगभग 14,500 किलोमीटर होती है। फिर पूछा सैंड ड्यूज कौन सी होती हैं जो क्रिसेंट शेप्ड होती हैं, तो ये बरखंस होती हैं। फिर पूछा कि कोल बेरिंग वैली रीजन्स कौन से हैं, तो दामोदर सोन उसका आंसर होगा। उसमें ऐसे एक गंगा यमुना वाला दिया हुआ था, एक गोदावरी वाला दिया हुआ था। तो आंसर पता ही है हम सबको कि झारखंड और उड़ीसा बंगाल वाले रीजन में मिलता है, तो यही आंसर होगा। फिर मध्य प्रदेश की लार्जेस्ट कॉपर माइन पूछा हुआ था। लक्षद्वीप के पुराने नाम क्या है, इसमें ऑप्शंस थे लेकाडीव, मिनिकॉय, कावारत्ती। तो इस टाइप के ऑप्शन, तो ये ऐसे ही कुछ लगाना था आपको। तो आप देख रहे हो जो हम पढ़ते हैं ना जनरली, पीसीएस एसएससी वगैरह जो भी पढ़ते हैं, वही काम आ जाए, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है। मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो इसमें डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी आ रहा है। मैथ्स रीजनिंग बहुत इजी आ रहा है, आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। बहुत इजी, आपको क्वेश्चन भले ही देखने में लंबा लगेगा, लेकिन वो जो पूछ रहा है ना वो इतना आसान चीज पूछ रहा है कि आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे 3 से 4, ठीक है, कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ ये उसके रिलेटिव में कौन सी डायरेक्शन में है। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, सावधानी से इनको करो, गलती मत करो। लिखो वहां पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और आराम से करो, टाइम बहुत होता है। नंबर सीरीज पे 3 क्वेश्चन थे, कि एक सीरीज दे दी, बोला इसमें अगला नंबर कौन सा होगा, कौन सा नंबर गलत प्लेस्ड है, इस टाइप से। एक प्रोबेबिलिटी पे सवाल था कि ईयर या नॉर्मल ईयर में 53 मंडे होंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। फिर एक प्रॉफिट लॉस पे पूछा हुआ था कि इतने इतने आइटम इतने रुपए में सेल किए, और कुछ तो जानकारी दी हुई थी, और फिर बोला कि अ, उसको इतने का लॉस हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस निकालो। फिर सीटिंग अरेंजमेंट सिंपल, एक रो में, सर्कुलर अरेंजमेंट नहीं आया था, रो में लोगों को बैठाल दिया है और नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, फिर कौन किसके लेफ्ट में है, ये जानकारी बेसिक सी दी हुई थी। और पूछा गया है कि सबसे आखिरी में कौन है, बीच में कौन है, इस टाइप से। और फिर पजल बेस्ड क्वेश्चन था, लेकिन बहुत इजी था, कि 6 फ्लोर है, 6 डिफरेंट लोग अलग अलग फ्लोर में रहते हैं, तो टॉप फ्लोर में क्या है। तो क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है मैथ्स रीजनिंग का, बिल्कुल नहीं घबराना है। इसमें तो आप निश्चिंत रहिए, आपके ऑलमोस्ट सारे सवाल ही सही जाएंगे, और इसमें सही करना भी है, क्योंकि यही वो इजी टॉपिक हैं जो आपको स्कोर को बढ़ाएंगे, इसमें गलतियां मत करना बस। करंट अफेयर देखें तो बहुत रैंडम आ रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे पर्सनैलिटी न्यूज अवार्ड रिपोर्ट ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे हैं, कुछ भी रैंडम पूछे जा रहे हैं। जैसे लार्जेस्ट पाइपलाइन इंडिया में बनी है वो किसने बनाई है, ओएनजीसी ने, सॉरी ये गलत लिख दिया, ओएनजीसी, आईयूएल, ओआईएल, गेल किसने बनाया है। वैसे ही नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में असम में अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां पे एक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इनिशिएटिव चालू किया है, तो वो वहां के असम के कौन से लीडर के नाम में है, ठीक है, तो वो देखा था। क्राफ्ट हार्ट दिल्ली में इनॉग्रेट की गई है, तो इसे किसने इनॉग्रेट किया, तो इसके लिए आप पता है क्या कीजिए, ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, इसमें आपको करना क्या है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन से मिनिस्ट्री के अंदर आता होगा। तो आप क्या कीजिए, आप जितने भी सेंट्रल मिनिस्टर है ना, उनके नाम याद कर लीजिए, कि एनवायरमेंट के कौन है, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के कौन है, अर्बन एरिया के कौन है, वही आंसर निकलेगा। तो एक बार वो लिस्ट आप जल्दी जरूर देख लीजिए, 5 2 4 मिनट लगेगा बस। फिर पवन हंस हेलीकॉप्टर किस लिए यूज किया जाता है, कार्गो ट्रांसपोर्ट के लिए, टूरिज्म और हिमालयंस रीजन पे, या फिर मेट्रो टू मेट्रो ट्रेवल पे, इस टाइप से चीजें दी हुई थी। फिर अभी रिसेंटली कौन सा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिजिनियसली बनाया गया, आईएनएस विक्रांत, आईएनएस शक्ति, इस टाइप से ऑप्शन थे। फिर अभी पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा मेल और पार्सल प्रोसेसिंग को ऑटोमेट करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट बनाया गया है, तो ऐसे ऑप्शन थे, यही ऑप्शन थे, एपीटी 2.0, डिजीपेन, एमपॉप, और एक और ऑप्शन था। तो देखो चीजें बहुत रैंडम ही आ रही हैं, ठीक है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, और इसको आप तैयार भी नहीं कर सकते हैं। ये आपने न्यूज़पेपर पढ़ते रहे होंगे, बेसिक जानकारी होगी तो आप कर सकते हैं, और वहां पे एलिमिनेशन थोड़ा बहुत लगाएंगे, ठीक है। शॉकिंग पार्ट क्या था कि एमपी से सिर्फ 2 ही सवाल थे। एक सवाल था 1952 में विदर्भ भारत की जो असेंबली थी
उसके चेयरमैन कौन थे, और एक था मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कॉपर माइन कौन थी। और दो सवाल डिसीजन मेकिंग के भी थे, मैं आपको बताता हूँ कैसे थे। एक सवाल था कि आप अपने कॉलेज में एक कमेटी लीड कर रहे हो, और आपकी कमेटी में दो मेंबर ऐसे हैं जिनके बीच आइडिया को लेके, किसी आइडिया को लेके डिफरेंसेस क्रिएट हो गया है, वो अग्री नहीं कर रहे हैं, तो बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन एज अ लीडर क्या होगा। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए थे आपको, और आपको बस बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है। शांति से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को लगाइए। दूसरा क्वेश्चन था कि इन्फ्लेशन के कारण पेट्रोल महंगा होते जा रहा है, और इसके कारण जो पर्सनल व्हीकल्स होते हैं उसको ड्राइव करना भी कॉस्टली होते जा रहा है। तो एज अ सिविलियन आपकी क्या जिम्मेदारी बनती है। तो एक ऑप्शन था उसमें कि हमें जितना हो सके प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को कम इस्तेमाल करना चाहिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो यही मोस्ट लॉजिकल आंसर था, बाकी तो बहुत रैंडम चीजें लिखी हुई थी और वो सेंस भी नहीं बना रही थी क्वेश्चन के हिसाब से। तो हमारी लर्निंग्स क्या है, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको कौन सी चीजों की टेंशन नहीं लेनी है। मैथ्स, रीजनिंग, ज्योग्राफी, ठीक है, और हिस्ट्री लार्ज एक्सटेंट, वो भी इजी साइड पे मैं बोलूंगा यदि आप ध्यान से पढ़ें। तो इनकी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। जो टफ टॉपिक्स आ रहे हैं अक्रॉस द शिफ्ट, फर्स्ट शिफ्ट में भी वैसे ही वही टफ था, इंग्लिश था, कंप्यूटर था, और साइंस था। ये तीन चीजें टफ आ रही हैं, ठीक है। मैं बोलूंगा साइंस में अगर जितना आप पढ़ सको, जैसे लेंस वगैरह की चीज़ें हो गई, थोड़ा बहुत बेसिक केमिस्ट्री हो गई, रिएक्शंस हो गई, और बायोलॉजी में बेसिक रेस्पिरेशन वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं वो देख सकते हो तो देख लो, वो काम आएगा। इंग्लिश में थोड़ा बहुत वोकेबलरी वगैरह और इडियम्स वगैरह देख लो। और कंप्यूटर में जो आपने पढ़ा है वही करो, आप ज़्यादा टेंशन मत लो, ठीक है। उसका ज़्यादा कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं। और बाकी चीजें थी वो मॉडरेट साइड पे थी। तो आपको बस यही ध्यान रखना है कि हमें ना, ये जो सबसे पहले तो ये जो नागरिक शास्त्र है उसमें ये थिंकर स्कॉलर भाई पढ़ लिए हैं बहुत अच्छी बात है, और नहीं पढ़े हैं बिल्कुल टेंशन लेनी छोड़ दो। एक सवाल आएगा मैक्स टू मैक्स, कुछ नहीं आ रहा है पूरा पॉलिटी आ रहा है। दूसरी चीज, हिंदी की थ्योरी पढ़ के जाओ। ये उपसर्ग प्रत्यय से एक ही सवाल आया था बस, बाकी सब कुछ कोर हिंदी लैंग्वेज से आया था। बोली क्या होती है, मानकीकरण क्या होता है, और कौन से शब्द कंठ से बोले जाते हैं, तलु से बोले जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस थे। तो आप देख रहे हो बहुत बेसिक चीजें आ रही हैं, इनको कवर कर लो कहीं से भी जहां से भी करना हो। इन अलंकार संधि ये सब चेज मत करो, आपको याद है अच्छी बात है, हेल्प करेगा, बट इससे कुछ नहीं होने वाला है। थ्योरी पूछी जा रही है वहां पे, रियलिटी ये है। और क्वेश्चन में ध्यान से पढ़िए वो क्या पूछा है, सही पूछा है गलत पूछा है। बहुत सारे क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं ना कि इनमें से कौन सा गलत है, और वो हम देख नहीं पाते हैं और हमें सही वाला मार देते हैं जो पहला सही रहेगा, जबकि उसमें तीन सही रहेंगे एक गलत रहेगा। तो वो आपको देखना है, बहुत ध्यानपूर्वक आपको वो करना है। फिर कंप्यूटर इंग्लिश साइंस मैंने बता दिया है। करंट अफेयर जो भी आपने पढ़ा आप उसको रिवाइज कीजिए, और कुछ नया करने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर देखो रैंडम आ रहा है, और आधे आप बना ही लोगे, ठीक है, यहाँ वहां सुने हुए रहते हैं तो हो जाएगा। मैथ्स रीजनिंग बहुत आसान है, जो भी आपने फॉर्मूला ट्रिक वगैरह बना रखी हैं उसको बस रिवाइज कीजिए, और ज्यादा कुछ टेंशन मत लीजिए, बहुत आराम से वहां पे हो जाएगा, और टाइम भी पर्याप्त रहता है। एमपीजी के पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो। एक दो सवाल आएंगे, दो सवाल आएंगे, मान लो एक तो बन ही जाएगा, एक शायद ना बने, ठीक है, रैंडम आएगा। अगर एमपीजी के थोड़ा कुछ पढ़ना भी है ना, तो मैं बोलूंगा कि 1956 से पहले मध्य प्रदेश की जो पॉलिटी थी, है ना, तो मध्य प्रदेश के शायद एक अपना सीपी बिरार था, विदर्भ भारत था, भोपाल था, और अपना सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट था। तो ये जो चार पार्ट थे ना, तो इनके इनके चीफ मिनिस्टर याद कर लो और स्पीकर याद कर लो, बस ये दो चीज कर लो, ये काफी है, क्योंकि दोनों शिफ्ट में ना इन्हीं से एक सवाल पूछा गया था जो थोड़ा सा टफ लगा। बाकी देखो यार, चार से पांच ना शॉकर क्वेश्चन तो आएंगे, जैसे डिजास्टर इसमें डिसीजन मेकिंग पे सवाल आ गए थे, है ना। तो ये इसके लिए आपको रेडी रहना होगा। तो ओवरऑल ज्ञान यही है कि ना, फालतू की चीजों को चेस करना बंद करो, और जो कोर टॉपिक्स होते हैं बस उसमें ही उसको ही रिवाइज करो, और ज्यादा मॉक वॉक मत लगाओ। कुछ नहीं होता है, पेपर वहां का बहुत अलग आएगा। आपको वहां पे पेपर में काम कंपोजर रखना है, शांति से पेपर सॉल्व करना है, 2 घंटे होते हैं, पर्याप्त टाइम होता है। आप आराम से करोगे, कोई क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। और क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ना हो पढ़ो, लेकिन उसको सही करो। क्या नहीं करना है, मॉक वगैरह कुछ नहीं देने, है ना। और स्टैटिक टॉपिक रिवाइज करो इन सभी चीज़ों के, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी की थ्योरी वगैरह हो गई, मैथ्स रीजनिंग वगैरह। थिंकर स्कॉलर को छोड़ो, और कॉन्फिडेंस मत लूज करो यार, है ना। अभी क्या होगा कि जैसे जैसे दूसरी शिफ्ट वालों के पेपर होते जाएंगे, और जिनका आखिरी बचेगा तो वो बोलेंगे यार मेरे तो लोग इतने आ रहे हैं, इतने नहीं आ रहा है, वो नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है। आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपका पेपर अच्छा जाएगा, आपने तैयारी अच्छी कर रखी है, ठीक है। अब मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में, अपने स्कोर के बारे में, और आप कैसे वो स्कोर ला सकते हो उसके बारे में बात करता हूँ। देखो मेरा एक्सपीरियंस ये था कि
मेरे को पेपर मॉडरेट टू टफ साइड में लगा। ठीक है। और वो इसलिए लगा क्योंकि मेरा जो टारगेट था स्कोर करने का वो था 80 या 80+। मैं 60 65 के लिए नहीं गया था। अगर मैं 60 65 के लिए आता मैं बोल देता इजी। और आप देखोगे ऐसे इंटरव्यू वगैरह जो यूट्यूब पे डले हुए हैं, सब बोल रहे इजी था इजी था, कुछ इजी नहीं था। वो डिपेंड करता है आपका टारगेट क्या है। ठीक है। अगर आपका टारगेट 75+ लाना है, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको वो 2 घंटे वहां पे अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, अपने पीक पे रहना पड़ेगा आपको। यदि आप वो नहीं कर रहे हो तो यू आर डूइंग अ वेरी बिग मिस्टेक फॉर योर। फिर बात करते हैं कि मेरा स्कोर क्या रहा। देखो यार, मेरा स्कोर मेरी पाली में सबसे हाईएस्ट रहा है। मेरा स्कोर रहा है 79। ठीक है। और मैं काइंड ऑफ 81 एक्सपेक्ट कर रहा था कि 81 आ जाएगा। बट कोई नहीं, शायद एक दो मिस्टेक एक्स्ट्रा हो गई होंगी। मेरा 79 आया। और मैं 79 कैसे ला पाया, तो इसके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मेरा प्रिय जो मेरे फेवरेट टॉपिक्स हैं, है ना, जैसे इंग्लिश हो गया, मैथ्स, रीजनिंग और कंप्यूटर साइंस, ये वो टॉपिक हो, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ये मेरे फेवरेट टॉपिक होते हैं। तो मुझे यह था कि यार इनमें मुझे गलती नहीं करनी है। भले ही मैं क्वेश्चन को 2 बार पढूं, भले ही मैं वापस लौट के आऊं, इनमें मैं गलती नहीं करूंगा। अगर मुझे नहीं पता है तब तो ठीक है, तुक्का मारना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन अगर मुझे टॉपिक के बारे में पता है और भले ही ऑप्शन बहुत डिटेल में दिए हुए हैं, तो मैं शांति से पढ़ूंगा और सॉल्व करूंगा। तो आपको कुछ सेक्शन को ओन करना होगा कि नहीं, ये सेक्शन मेरे स्ट्रांग है, इसमें मैं गलती कर ही नहीं सकता हूँ। किसी का हो सकता है मैथ्स रीजनिंग हो, किसी का हो सकता है कंप्यूटर और साइंस हो, किसी का ज्योग्राफी हिस्ट्री हो, किसी का इंग्लिश हो। आपको अपने फेवरेट सेक्शन में गलती नहीं करनी है, क्योंकि वहां गलती करोगे ना तो फिर तो रैंडम में गलती होनी ही होनी है। फिर दूसरी चीज है जो इलिमिनेशन ट्रिक काम आती है। ठीक है। इलिमिनेशन मेथड में क्या होता है कि हमें टॉपिक क्वेश्चन की ना टोन को समझना होता है, वो किस टोन में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। तो जैसे एक एलिमिनेशन ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। कभी कभी क्या होता है ना, हमें कोई एक टॉपिक पूछा, लेटर से कि ये XYZ चीज क्या होती है। ठीक है। फिर क्या होगा, एक लाइन का स्टेटमेंट, एक लाइन का स्टेटमेंट, फिर एक स्टेटमेंट आएगा जो बहुत ज्यादा डिटेल में दिया हुआ है उसने, एक लाइन में और 2 लाइन में। तो आपको लगेगा कि यार इतना ज्यादा चीजों को इसने समझाया हुआ है, इतना डिटेल में समझाया हुआ है। ऐसे स्टेटमेंट क्या होते हैं ना, यूजली बुक से उठा के कॉपी पेस्ट मारे जाते हैं। कोई वहां पे एग्जामिनर बैठ के दिमाग नहीं लगा रही है। ये चीजें रैंडमली दिमाग लगा देते हैं, चैट जीपीटी वगैरह से बना देते हैं। ये चीज दिमाग नहीं लगाई जा सकती है। तो जो मोस्ट एक्सटेंसिव ऑप्शन होगा, जिसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन टाइप का दिया हो, है ना, और जो मोस्ट लॉजिकल आपको लग रहा हो कि यार ये बड़ा एक लॉजिकल है। जैसे मैं आपको स्टार्च वाला बताता हूँ, स्टार्च का पूछा था कि स्टार्च प्लास्टिक क्यों नहीं है, तो उसमें भी एक ऑप्शन दे दिया कि यार कमर्शियली वाइबल नहीं होता है, या फिर प्रोजेक्ट कितना पैसा नहीं होता है, या फिर उतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है कि पैसे की दिक्कत है, नहीं हो सकता? अगर स्टार्च को हम बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक बना सकते हैं ना, तो अभी तक बना डाले होते लोगों ने, कमर्शियल कमर्शियल लॉबी ने। पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, टेक्नोलॉजी की कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब होगा क्या, वो मटेरियल में कोई ना कोई दिक्कत होगी ना। तो एक ही ऑप्शन था जो मटेरियल की दिक्कत को बता रहा था, तो आपको ऐसे पकड़ना होगा। फिर क्या होता है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट होते हैं, एक्सक्लूसिवली ऐसे लिख देगा, ओनली। इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ना, ये बहुत ही एक्सट्रीम वर्ड होते हैं। और इन वर्ड्स को आपको बचना है, ये ऑप्शन जनरली गलत होते हैं। जहां पे भी आपको इस टाइप के वर्ड दिखे ना, एक्सक्लूसिवली, ओनली, ये गलत होते हैं। जो थोड़े से लूज वर्ड्स होते हैं ना, वहां पे चीजें सही होती हैं। स्पेशली ये हिस्ट्री में काम करता है, क्योंकि हिस्ट्री में ना टाइमलाइन फिक्स नहीं है। कोई भी एक चीज की टाइमलाइन फिक्स नहीं है। जैसे जैसे हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलते हैं कि हमारा नॉलेज बेस उस चीज से रिलेटेड बढ़ते जाएगा, और हमें पता चलेगा चीज और भी पुरानी है। जैसे तोरण के क्वेश्चन में मैंने यही इस्तेमाल किया था। उसने बोल दिया कि तोरण एक्सक्लूसिवली बुद्धिज्म टाइम से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसा नहीं है, तोरण पहले से भी इस्तेमाल होते आ रहा है। तो आपको यही चीजें पकड़नी है बस, और आराम से हो जाएगा। और रही बात जहाँ पे जनरल अवेयरनेस और जो करंट अफेयर होता है, तो इसमें भी एलिमिनेशन लग जाता है। आप देखिए, अगर जैसे एक वो प्रोजेक्ट पूछा हुआ था कि पोस्ट ऑफिस प्रोजेक्ट कौन सा है जो ऑटोमेशन और पैकेजिंग को, पैकेज प्रोसेसिंग को इजी कर देता है। तो देखोगे आप, उसमें लिखा ऑटोमेशन ए, है ना, और पैकेजिंग वगैरह प्रोसेसिंग वगैरह लिखी हुई है। तो यार मैं क्या करता हूँ ना, मुझे पता है कि आजकल आप देख ही रहे हो ना, जैसे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसका एक एक्रोनिम बना होता है, उसका कुछ ना कुछ फुल फॉर्म जरूर होता है। तो जो पूछा गया ना क्वेश्चन में कोर, उससे कुछ ऐसा शॉर्ट फॉर्म बनाने की कोशिश करो, आपको अपने आप मिल जाएगा। तो एक ऑप्शन था APT 2.0। तो यार ये हो जाएगा ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग, कुछ तो ऐसा पार्सल टेक्नोलॉजी, कुछ तो ऐसा होगा ना। तो अगर मुझे मान लो तुक्का ही मारना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, मैं यार ऐसे ऑप्शन मारूंगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के मारूं कि यार जो पूछा गया है उससे कुछ एक्रोनिम बना सकता हूँ। तो आपको बस यही चीजें करनी है। ठीक है। किसी भी प्रकार की भ्रांति में मत आइए, जो आपने पढ़ा है उसको जारी रखिए,
और वीडियो यदि पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने सभी को जो एसआई का एग्जाम दे रहे हैं उनके साथ यार वीडियो को शेयर करो। और यदि तुम्हें जानना है कि मैंने कैसे तैयारी करी, मैं कैसे एक अच्छा स्कोर ला पा रहा हूँ, तो यार कमेंट करो कि सर स्ट्रेटजी वाली वीडियो डालो, मैं डालूंगा आपके लिए। और आपको घबराना नहीं है, बढ़िया से तैयारी करो, एग्जाम दो। टिल देन टेक केयर, बाय।